हाय बैंकर्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 2 एलआरएस एंड अदर रिमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स। उसमें सर इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखेंगे एंड न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन टीसीएस। ये सर न्यू जो अभी आया है रूल फाइनेंस बिल 2025 उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दिसंबर में यही से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जो केस स्टडीज है ना सर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Next case study. Mr. Rajesh Sharma, a resident Indian, wants to diversify its investments internationally. He approaches his bank XYZ Bank with the following proposals. राजेश शर्मा जी क्या है सर, रेसिडेंट इंडिविजुअल है। उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनको इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना है इंटरनेशनली। इसलिए बैंक के पास आ गए उनका प्रपोजल लेके। तो क्वेश्चन ये दिया है, प्रपोजल 1 बोला है सर, ही वांट्स टू इन्वेस्ट यूएसडी 2 lakhs in the equity shares of listed real estate company in the USA as the relationship manager. What is your advice? तो शर्मा जी क्या करना चाहते हैं सर, यूएसडी 2 लाख जो है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके सर इक्विटी शेयर्स रियल स्टेट कंपनी है, उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जो रियल स्टेट कंपनी है यूएसए में, उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो आप क्या एडवाइस दोगे? फर्स्ट सर हम देखेंगे एलआरएस में इन्वेस्टमेंट अलाउड है अप टू 2,50,000 यूएसडी, बट ओनली क्यों, कौन से कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? शेयर्स। ठीक है, यहां पे शेयर्स दिया है, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं सर, डेट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सर प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। अदर परमिशिबल इन्वेस्टमेंट, जो भी परमिशिबल है उसमें आप कर सकते हैं, बट कुछ चीजें प्रोहिबिटेड है इन्वेस्टमेंट में। रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन नॉट इन्वेस्ट कहां कहां पे? फर्स्ट है सर आपका रियल स्टेट बिजनेस। रियल स्टेट बिजनेस में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो थ्रू एलआरएस। तो यहां पे क्या दिया है सर, रियल स्टेट बिजनेस ही दिया है। तो एज रिलेशनशिप मैनेजर उसे क्या एडवाइस करोगे? परमिट द रिमिटेंस, इट इज विद इन द ओवरऑल एलआरएस लिमिट। नहीं सर, ये गलत है। परमिट द रिमिटेंस ओनली इफ द इन्वेस्टमेंट थ्रू अ म्यूचुअल फंड। कहीं से भी करो, आपको रियल स्टेट में करना नहीं है। बी ऑल्सो रॉन्ग, डू नॉट परमिट द रिमिटेंस एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज रियल एस्टेट बिजनेस इज प्रोहिबिटेड। सी इज करेक्ट। आरबीआई की परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको रियल एस्टेट में नहीं कर सकते, टीडीआर में भी नहीं कर सकते, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स इसमें भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग नॉट अलाउड, मार्जिन ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग नहीं है सर। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी लोन्स टू अदर सर्टेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप परमिट नहीं करोगे इस ट्रांजेक्शन को। सेम केस स्टडी है सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रपोजल 2 रखा है मिस्टर शर्मा ने। मिस्टर शर्मा also wants to send USD 50,000 as an interest free loan to his brother. शर्मा जी अब क्या करना चाहते हैं, 50,000 यूएसडी सेंड करना चाहते हैं उनके ब्रदर को एज अ लोन इंटरेस्ट फ्री। वो रहते हैं, एनआरआई है, लंदन में रहते हैं। टू हेल्प हिम स्टार्ट अ स्मॉल आईटी कंसल्टिंग फर्म, व्हाट इज द बैंक्स कोर्स ऑफ एक्शन? इस केस में बैंक का एक्शन क्या रहेगा? ठीक है, फर्स्ट देखते हैं सर, अंडर एलआरएस हम एनआरआई को लोन दे सकते हैं क्या? यस और नो। हम अंडर एलआरएस एनआरआई को लोन दे सकते हैं टू क्लोज रिलेटिव ओनली। यहाँ पे क्लोज रिलेटिव भी है। उसके लिए फेमा में कुछ गाइडलाइंस है। फेमा अलाउज एनआरआई लोन्स, उसमें सर इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, जहां की इंटरेस्ट फ्री भी है। मैच्योरिटी कितना होना चाहिए सर? 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए टेनर। ठीक है, कहां पे क्रेडिट होना चाहिए सर? एनआरओ अकाउंट को क्रेडिट, ओनली क्रेडिटेड टू एनआरओ अकाउंट। और ये जो लोन है ना सर, मेन रिपेट्रिएट नहीं होना चाहिए बाहर। कहां पे सर? रिपेट्रिएट नहीं होना चाहिए आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया लोन नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है सर, लंदन में रहता है और उसे आईटी कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट करना है, तो ये अलाउड नहीं है। सपोज ये पर्सन जो है, उसका ब्रदर इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करता,
तो ये अलाउड होता। द लोन कैन नॉट बी यूज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस अब्रॉड, अब्रॉड बाहर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं दे सकते। परमिट द लोन, नहीं परमिट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इंडिया में करते तो परमिट हो जाता। परमिट द लोन ओनली इफ द पर्सनल पर्पज नॉट बिजनेस, ये भी रॉन्ग है सर। Do not permit the loan as it cannot be credited to the NRI's account outside India. C is correct. ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो इंटरेस्ट 4% इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी। द कपूर फैमिली कंसिस्ट ऑफ मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर एंड देयर माइनर सन। दे हैव अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दुबई purchased in previous year using their combined LRS limits। क्या है सर, कपूर फैमिली में 3 लोग रहते हैं, कपूर जी, उनकी वाइफ और उसका माइनर सन। उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी ली है, उनका ज्वाइंट ओनरशिप है उस रिन्यूएबल प्रॉपर्टी का। कब परचेस किया है सर, लास्ट ईयर में यूजिंग कंबाइंड LRS लिमिट। क्वेश्चन क्या है, दिस ईयर दे नीड टू रिमीट USD 60,000 for this property annual maintenance। They wish to consolidate this remittance from Kapoor's account। Under what condition can be AD Bank allow this? अब सर इस साल में उनको USD 60,000 एनुअल मेंटेनेंस के लिए भेजना है प्रॉपर्टी के, और उनको सर जो चीज है ना ये कंसोलिडेट करके, मतलब सर तीनों का एक जगह पे, तीनों मिला के 60,000 USD भेजना चाहता है। एक 20 भेजा, दूसरा 20 और एक तीसरा 20। ठीक है। कौन से कंडीशन में एडी बैंक ये अलाउ करेगा? इट कैन नॉट बी अलाउड एज अ प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड। ये रॉन्ग है सर। जब भी सपोज आपका सर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो USD 10 लाख में, और आपके 4 मेंबर्स है फैमिली में, आप ये चारों मेंबर क्लब करके आप 10 लाख USD भेज सकते हो, इंडिविजुअल 2,50,000 के USD का लिमिट लेके। बट ये चारों लोग उस प्रॉपर्टी में को ओनर या जॉइंट ओनर चाहिए, तब जाके आपका क्लबिंग होगा। सेम केस यहाँ पे, आप जब प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हो, तीनों मेंबर आप उस प्रॉपर्टी में ज्वाइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ज्वाइंट है। It can be allowed if all family members are co-owners of the property and the transaction is within their collective LRS limits। सर ऑलरेडी ये लोग क्या है सर, ज्वाइंट ओनर है। ठीक है, यहां पे लिखा है ज्वाइंट ओनरशिप करके, तो सी इज करेक्ट आंसर। तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो जिससे उसका वैल्यू ज्यादा है, आप पूरा फैमिली का LRS लिमिट कर सकते हो, क्लब MRS LRS लिमिट क्लब कर सकते हो। कब? जब सभी जो भी लिमिट कर रहा है वो फैमिली मेंबर आपके प्रॉपर्टी में को ओनर या ज्वाइंट ओनर होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस अनन्या इज परस्यूइंग अ मास्टर्स डिग्री इन जर्मनी। इन जुलाई 2025 she needs to remit 22 lakhs under the LRS to pay for her annual tuition and living expenses. This amount is funded entirely from the her family saving. It is not a loan amount. What will be TCS amount on this transaction? PAN is available। तो सर क्या है, अनन्या मास्टर डिग्री करनी गई है जर्मनी में, जुलाई 2025 को उसको 22 लाख सेंड करना है कुछ लिविंग एक्सपेंसेस या कॉलेज की फीस भरने के लिए, और ये जो पैसा भेजना है वो है सर फैमिली का सेविंग से है, ये कोई लोन नहीं है। इस केस में TCS कितना लगेगा? सर नया जो फाइनेंस बिल आया है उसमें ये वाला TCS लगता है। जो भी आप एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेते हो उस पे आपको सर TCS नील है। यहाँ पे सर ओन सेविंग से भेज रहे, एजुकेशन लोन नहीं है। LRS फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन नॉट बाय लोन। अप टू 10 लाख जीरो है, नील है, अबव 10 लाख 5% है। तो 22 लाख में का सर अप टू 10 लाख जो है ये नील TCS है। बचा कितना सर, 12 लाख। 12 लाख के लिए कितना है सर यहाँ पे 5%। 12 लाख का 5% निकालिए, ये आएगा सर 60,000। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
LRS फॉर अदर पर्पस नील है अप टू 10 लाख और 20% अबव 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Miss Anita is studying in Australia and needs to remit 18,50,000 from her saving to cover her annual university fees and accommodation. What is the TCS amount that will be deducted on the LRS remittance? इस LRS remittance में कितना TCS लगेगा? और अनिता कहाँ स्टडी करती है? ऑस्ट्रेलिया में। उसने 18,50,000 उसे सेंड करना है सेविंग अकाउंट, उसके सेविंग से, तो कितना TCS लगेगा? सर एज पर न्यू TCS, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आउटवर्ड रिमिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, ओन सोर्सेस से कर रहे हैं, तो अप टू 10 लाख नील है, अबव 10 लाख फॉर एजुकेशन, एजुकेशन में ओन सोर्सेस, ठीक है, एंड मेडिकल के लिए 5% TCS लगेगा। और पूरा अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट सर, आप कंप्लीट अमाउंट एजुकेशन लोन से ले रहे हो तो नील TCS है। और एक केस आएगा सर आपका पार्ट अमाउंट एजुकेशन लोन और पार्ट अमाउंट जो आपका मार्जिन मनी रहता है, और मार्जिन मनी ओन सोर्सेस, ओन। तो जो ओन सोर्स वाला है ना सर, फाइनेंशियल ईयर में अप टू 10 लाख आपको नील लगेगा। ओन से ओन सोर्स जैसे ही 10 लाख एक्सीड होगा आपको 5% TCS लगेगा और इस पे सर आपको नील ही रहेगा। बस सिंपल कंसेप्ट है। अब यहाँ पे 10 लाख तक नील है, तो बचा कितना सर? 8,50,000। 8,50,000 का सर 5% कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है देखिए, कैलकुलेट कीजिए। 42,500 बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर अर्जुन इज स्टडिंग इन कैनेडा and has availed an education loan of 15 lakhs from the National Bank. He is remitting this full amount to the university abroad under LRS. What will be the TCS amount deducted given that his PAN card is not available with the bank? क्या है सर? मिस्टर अर्जुन कहाँ पे स्टडी कर रहा है? कनाडा में। एजुकेशन लोन लिया है सर 15 लाख का नेशनल बैंक से। अब वो फुल अमाउंट रिमिट करना चाहता है अब्रॉड यूनिवर्सिटी में, तो कितना TCS लगेगा जबकि उनके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है? पैन कार्ड जब अवेलेबल नहीं रहता है, नॉट अवेलेबल, तो सर TCS रेट डबल द रेट हो जाता है। डबल द रेट मतलब जो एक्चुअल रेट है उससे डबल होता है और मिनिमम 10% रहेगा। एजुकेशन लोन में क्या है सर? TCS एजुकेशन लोन में 0% है, तो यहाँ पे डबल द जीरो जीरो ही रहेगा, बट यहाँ पे और एक क्या दिया, मिनिमम 10%, तो यहाँ पे सर 10% लगेगा। जब ओन सोर्सेस से करेगा तो 5% से डबल क्या होगा? 10%। जब कोई सर आप अदर पर्पज है जैसे कि गिफ्ट इन्वेस्टमेंट में आपको अप टू 10 लाख क्या है सर? नील है, सो अप टू 10 लाख आपका नील है TCS, तो यहाँ पे आपको 10% लगेगा। बट ग्रेटर देन 10 लाख कितना है सर? 20%। इस केस में आपको 40% TCS लगेगा। बस सिंपल है। इस केस में कितना लगेगा सर? 10%। 10% ऑफ 15 लाख आएगा सर 1,50,000। ये इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो कम हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर शर्मा, a resident individual in India, approaches a bank to remit funds abroad. Consider the following remittance request he makes. मिस्टर शर्मा क्या है सर? इंडियन रेसिडेंट है सर, इंडिया में रहते हैं, बैंक के पास आए हैं और उनको फंड रिमिट करना है वहां। तो नीचे 4-5 स्टेटमेंट्स दिया गया है सर, उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द अबो रिमिटेंसेस परमिसेबल अंडर LRS एंड विच रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल और आर प्रोहिबिटेड। नीचे गए दिए गए स्टेटमेंट में से सर कौन सा परमिसेबल है अंडर LRS स्कीम एंड कहाँ पे सर आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है और कौन से प्रोहिबिटेड है। 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं सर। फर्स्ट बोला है पेमेंट ऑफ प्राइज मनी USD 1,20,000 टू
फॉरेन स्पोर्ट्स कंपटीशन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ये क्या बोला गया है सर? स्पोर्ट, स्पोर्ट्स में सर आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना रहता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। तो ये आएगा सर हमें गवर्नमेंट। ठीक है, अ रिमिटेंस फॉर स्टडीज इन द यूके फॉर हिज डॉटर, एजुकेशन के लिए सर आपको अंडर एलआरएस परमिटेड है। सेंडिंग अ गिफ्ट ऑफ यूएसडी 5000 टू हिज कजिन अब्रॉड, अब्रॉड के लिए अंडर एलआरएस कर सकते हैं, बट लिमिट है वो, एलआरएस में देखेंगे सर हम। 5000 कर सकता है, बट सर फॉरेन करेंसी में इंडिया में गिफ्ट देने का रहा तो सर नॉट अलाउड। फॉरेन करेंसी में इंडियन रेसिडेंट को गिफ्ट नहीं दे सकता इन फॉरेन करेंसी, ये याद रखिए। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, सर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट बोला है, कहा ये सर? यहाँ पे रुपी के ट्रांजेक्शन के लिए बोल रहा है। जब रुपी का ट्रांजेक्शन होता है तो आप फॉरेक्स देंगे क्या सर? नो, नॉट परमिसिबल, परमिशन की जरूरत नहीं है सर, नॉट परमिसिबल। रिमिटेंस फॉर कल्चरल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी बोर्ड, सर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का परमिशन लगेगा इसमें। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड है सर एलआरएस। कहा बोला गया है? 2 and 3 permissible under Schedule 3. Okay. 1 requires approval under Schedule 2. 4 and 5 prohibited. 4 and 5 prohibited है क्या सर? नहीं, 5 को परमिशन लगता है, तो ये इज रॉन्ग। सेकंड में बोला गया है 2 and 3 परमिसेबल अंडर शेड्यूल 3, ठीक है सर, एलआरएस से तो परमिट हो सकता है। 1 रिक्वायर्स अप्रूवल अंडर शेड्यूल 2, 1 में सर ठीक है अप्रूवल लगेगा गवर्नमेंट का। 4 इज प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1, 4 क्या है सर? रुपी, ठीक है, तो ये सर प्रोहिबिटेड है। 5 रिक्वायर्स अप्रूवल अंडर शेड्यूल 2, इसको भी सर गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, तो बी इज करेक्ट। 1 2 3 परमिशन ये रॉन्ग, ऑल रिमिटेंस नहीं, टी भी रॉन्ग है, तो बी सर अपना करेक्ट है। फर्स्ट के लिए सर आपका गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, सेकंड एंड थ्री सर परमिसिबल है अंडर एलआरएस, फोर्थ सर रुपी क्रेडिट बोला है इसलिए नॉन परमिसिबल, फिफ्थ सर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट या एचआरडी से आपका परमिशन, मिनिस्ट्री का परमिशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, Mr. Verma is a resident individual in India, approaches Bank X for the following remittance request under LRS in the same financial year. तो वर्मा जी आए हैं सर कहाँ पे? वर्मा जी सर रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियन है, मतलब इंडिया के रेसिडेंट है। तो कहाँ आए सर? बैंक एक्स के पास। ठीक है, तो उन्हें रिमिटेंस करना है अंडर एलआरएस की फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब सर अप्रैल टू मार्च। ठीक है, कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर। तो सर वर्मा जी चाहते हैं रिमिट 2 लाख यूएसडी फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट उनको 2 लाख यूएसडी करना है फॉरेन म्यूचुअल फंड में। सेकंड है सर यूएसडी 60,000 फॉर हिज डॉटर स्टडी अब्रॉड, डॉटर बाहर स्टडी करती है, उसको 60,000 यूएसडी भेजना है। सर यूएसडी 10,000 फॉर ट्रेवल अब्रॉड पेइंग थ्रू अ टूर ऑपरेटर। ठीक है, ट्रैवल बाहर करना है उनको, और पे कहां से कर रहे हैं सर? थ्रू ट्रैवल ऑपरेटर, ट्रैवल ऑपरेटर से पेमेंट कर रहे हैं। तो नीचे कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मिस्टर वर्मा जी इज अ सोल प्रोपराइटर, मतलब क्या है सर? प्रोपराइटर है वो ऑफ अ फर्म एंड वांट्स टू डेबिट हिज फर्म्स करंट अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए सर वर्मा जी को उनका फर्म का अकाउंट डेबिट करना है, करंट अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। ही इज अ न्यू कस्टमर ऑफ बैंक एक्स, बैंक एक्स के न्यू कस्टमर है, पैन अवेलेबल है। A tour operator will collect INR and convert to foreign currency. TCS applies. टूर ऑपरेटर को सर टीसीएस लगता है। द बैंक वेरीफाइड A2 एंड सोर्स ऑफ फंड्स, बैंक ने सर सभी जो फॉर्मेलिटी है वो सभी कर ली है। अब नीचे क्या बोला है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट में से सर करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, तो सर फर्स्ट हम देखेंगे सर अंडर एलआरएस स्कीम कितना अलाउड है फाइनेंशियल ईयर में, ये आपको सर याद ही रखना है। यूएसडी 2,50,000
इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब सर आप जीबीपी भेज रहे हो, अप टू आप यूएसडी 2,50,000 तक भेज सकते हो। ठीक है, तो सर अब हम जाएंगे ऑप्शन से, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन। सबसे छोटा ऑप्शन, remittance via tour operator requires no TCS and no source of funds verification। यहाँ पे क्या बोला है सर, द बैंक वेरीफाइड फॉर्म A2 एंड सोर्स ऑफ फंड्स, ये हो गया। टूर ऑपरेटर का देखिए सर, टीसीएस इज अप्लाइज, तो ये सर ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि टूर ऑपरेटर को सर टीसीएस पे करना रहता है, और बैंक ने सर सोर्स ऑफ फंड भी वेरीफाई कर दिया है। न्यू कस्टमर है तो सोर्स ऑफ फंड आपको वेरीफाई करना है। Next, sir, the entire remittance is allowed at Mr. Verma is a new customer with PAN and Form A2 verified। Entire amount कितना है सर, 2,60,000 से 2,70,000, लिमिट नहीं है, फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 है, तो C is also wrong। अब बचा सर A एंड B, ठीक है, ये देखेंगे सर, द रिमिटेंस ऑफ 2 लाख इज अलाउड अंडर एलआरएस, ठीक है, अलाउ कर सकता है, and the firm's account can be used without considering proprietor's individual eligibility। अब सर यहाँ थोड़ा सोचिए, आप इन केस प्रोप्राइटरशिप अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो सर आपको एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी ही कहा जाएगा। मतलब सर आप इंडिविजुअल पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ऐसे माना जाएगा। तो यहाँ पे सर क्या क्या बोल रहा है सर, विदाउट बोला है सर, firm's account can be used without considering proprietor's individual eligibility। तो ये सर रॉन्ग हो रहा है, विथ आना चाहिए था तब जाके ये करे। ठीक है, तो ये इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस, firm's account can be used। ठीक है, विथ रहता तो ठीक है, विदाउट बोला इसलिए ये रॉन्ग है। बचा कौन सा सर, बी इज करेक्ट। अब आप सोचोगे सर लिमिट तो 2,50,000 है, ऑप्शन में तो वो नहीं ओनली 60,000 स्टडीज एंड यूएसडी 10,000 ट्रैवल आर अलाउड, द टोटल एक्सिस 2,70,000 एक्सिस द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ यूएसडी। तो कस्टमर को बैंक बोलेगा कि सर आपका लिमिट इतना है, आप एडजस्ट करके बेच सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना सर एलिजिबल, आप एलिमिनेट करते जाइए, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, केस बैकग्राउंड, मिस्टर राकेश गुप्ता इज ट्रेवलिंग टू जर्मनी फॉर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट। राकेश गुप्ता कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं सर, जर्मनी को, किस लिए सर, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। he requests the bank to release USD 4 lakh based on cost estimate from the German hospital। तो राकेश गुप्ता जी ने क्या किया है सर, बैंक को बोला है कि आप 4 लाख यूएसडी रिलीज कीजिए, मैं आपको जर्मन हॉस्पिटल का सर कॉस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करता हूँ। प्रोवाइड कर दिया है उन्होंने। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन द बैंक रिलीज दिस अमाउंट अंडर एलआरएस, बैंक अंडर एलआरएस से अमाउंट रिलीज कर सकता है क्या। फर्स्ट ऑप्शन है सर यस, अप टू 2,50,000 ओनली, any amount beyond this require prior RBI approval। ऑप्शन ये बोल रहा है सर। ऑप्शन बी बोल रहा है सर यस, फुल यूएसडी 4 lakhs may be released by the AD bank based on the hospital estimate without needing prior RBI approval। ठीक है, बी क्या बोल रहा है सर, बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल एस्टिमेट एडी बैंक रिलीज कर सकता है। Yes, the bank can release 2,50,000 immediately. The remaining 1,50,000 can also be released if the estimate is submitted, but trial approval is required only if the AD is not satisfied। No, only USD 2,50,000 can be released in the financial year for medical treatment। The excess amount cannot be released even with hospital estimates। D तो wrong हो गया सर, क्योंकि मेडिकल में सर आप 2,50,000 के ऊपर परमिट कर सकते हो इफ एडी ऑथराइज डीलर इज सेटिस्फाइड, उसके लिए चाहिए सर हॉस्पिटल का एस्टिमेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सर प्रायर आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है सर इसमें। ठीक है, फुल 4 लाख यूएसडी भेज सकता है बाय द एडी बैंक बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल एस्टिमेट, 2,50,000 के ऊपर हॉस्पिटल का एस्टिमेट जरूरत है विदाउट नीडिंग द प्रायर अप्रूवल। तो बी इज करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया, सी इज ऑल्सो रॉन्ग। आपने प्रूफ सबमिट कर दिया तो सर आप कर सकते हैं, इमिग्रेशन में भी सेम ही केस है सर, प्रूफ चाहिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, केस बैकग्राउंड, केस स्टडी है सर। मिस प्रिया मेनन हैज रिसीव्ड एन इमिग्रेशन वीसा टू कनाडा। ठीक है, इमिग्रेशन वीसा मिला है सर कनाडा के लिए प्रिया मेनन को। शी रिक्वेस्ट द बैंक टू रिमिट यूएसडी 4 lakh एज पर द इमिग्रेशन अथॉरिटीज डिमांड फॉर सेटलमेंट फंड्स एंड इनिशियल एक्सपेंसेस। तो प्रिया मेनन को क्या मिला है सर, यूएसडी 4 lakhs का डिमांड मिला है फ्रॉम इमिग्रेशन अथॉरिटीज, फंड ट्रांसफर करने के लिए, सेटलमेंट के इनिशियल एक्सपेंसेस। शी सबमिट्स ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। कैन द बैंक रिलीज द फुल अमाउंट अंडर एलआरएस? कर सकता है क्या सर? ठीक है, एलआरएस का स्टैंडर्ड लिमिट 2,50,000। ठीक है, ये नहीं भूलना है सर, 2,50,000 यूएसडी। Yes, the bank can release full USD 4 lakh since immigration expenses are fully allowed for visa holders. Wrong है सर, स्टैंडर्ड लिमिट 2,50,000 है। इसके ऊपर जो भी रहेगा उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। बी बोला है yes, but only up to 2,50,000 under normal LRS. The excess amount can be released if documentary evidence from the immigration authority is submitted. 2,50,000 तक आप एलआरएस में कर सकते हो, बट आपको एक्सेस अमाउंट करना है ग्रेटर देन 2,50,000, तो आपको सर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए इमिग्रेशन अथॉरिटी का। बट सर इसमें कंडीशन क्या है, आप सर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो वहां पे। इन्वेस्टमेंट का कंडीशन रहता है ना, जैसे जैसे कि यूएई में बोला, एग्जाम्पल यूएई में बोलेगा कि सर आप अभी यूएसए का न्यूज आया था सर, कितने तो $1 million में सर आपको गोल्डन वीसा मिलने वाला था। वो क्या है सर, आपको यूएस में इन्वेस्ट करना था, तो सर ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप अदर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है 2,50,000 तो आप कर सकते हो। बी इज करेक्ट। यस, फुल अमाउंट कैन बी रिलीज without any limit if the bank satisfied with the documents, RBI prior approval is not required। सर यहाँ पे क्या बोला है, कुछ इमिग्रेशन का सर, इमिग्रेशन कुछ वर्ड है ही नहीं है, तो सी इज रॉन्ग। नो, ओनली USD 2,50,000 can be released under LRS। The excess amount for settlement abroad requires specific। नहीं सर, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एडी एडी बैंक सपोज वो सेटिस्फाई होता है तो कर सकता है। सी रॉन्ग, ए रॉन्ग, ओनली बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। Question 14. Mr. Arjun, a resident individual, wishes to make certain overseas investment during financial year 25-26 under the LRS scheme. Examine which of the following transactions are permissible, which are not, as per RBI guidelines on capital account transactions under LRS, including provisions related to IFSC remittances। अर्जुन जो है इंडिया का रेसिडेंट है सर, इंडिया में रहता है, उसको इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग कौन से ट्रांजेक्शन परमिसिबल है, कौन से ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर एलआरएस। उसमें सर आईएफएससी रिमिटेंसेस भी इंक्लूड है। आईएफएससी सर गिफ्ट सिटी गुजरात में, गिफ्ट सिटी गुजरात। और सर आईएफएससी के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है एलआरएस का, आप उसमें देख सकते हैं। केस डिटेल्स सर, मिस्टर अर्जुन proposes to remit USD 1 lakh to an IFSC in India to invest in units of venture capital funds registered in IFSC। ठीक है, तो ये 5 स्टेटमेंट्स दिया है, बीच में से विच कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन इज फुल्ली परमिसेबल अंडर एलआरएस, वो बताना है सर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है सर, अर्जुन 1 लाख यूएसडी आईएफएससी में इन्वेस्ट कर रहा है। कौन सा किसमें सर, वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड इन आईएफएससी। इंडियन इंडिविजुअल्स, इंडियन रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट कहां पे सर, जो भी सिक्योरिटीज, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज आईएफएससी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज आईएफएससी में रजिस्टर्ड है वो इंडियन रेसिडेंट्स उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और वो एलआरएस में परमिसिबल है। वन इज करेक्ट। Arjun wishes to use same IFSC foreign currency account to settle domestic dues with another resident investor। ये जो IFSC में फॉरेन करेंसी अकाउंट है सर, वो सिर्फ एंड सिर्फ आप आईएससी पे इन्वेस्टमेंट के लिए है, लोकल आप पेमेंट या लोकल ड्यूज सेटल नहीं कर सकते, तो सेकंड इज रॉन्ग। Third, he plans to invest 1,50,000 shares of listed company abroad through the same AD Bank branch
where he maintained the account for the past 18 months. अब अर्जुन क्या प्लान कर रहा है सर? 1,50,000 यूएसडी बाहर एब्रॉड की कंपनी में लिस्टेड शेयर्स में उसे इन्वेस्ट करना है। कहां से सर? सेम एडी बैंक, वहां पे जिसका अकाउंट है उसी ब्रांच से उसे ट्रांसफर करना है पैसा। और वहां पे अकाउंट कब से है सर? पास्ट 18 मंथ से। सर जब आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करते हो ना सर, उसमें एक कंडीशन है, आपका अकाउंट ग्रेटर देन 12 मंथ्स होना चाहिए। यहाँ पे सेटिस्फाई है? यस सर, तो ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। ही फर्दर विशेस टू इन्वेस्ट 50,000 जॉइंट वेंचर एब्रॉड एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस। ये अलाउड नहीं है सर। जॉइंट वेंचर एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, रियल स्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर not allowed under LRS. So this is wrong. Additionally, he wants to extend a loan in INR to his brother who is NRI. Yes sir, आपका allowed है। रेसिडेंट इंडिविजुअल एनआरआई को आईएनआर में लोन दे सकता है अंडर एलआरएस स्कीम। So 1, 3 and 5 is correct, means first option is correct.